A very good morning to all the students of class 8. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidhuapar, Badhalganj. Today we are going to start Geography chapter number 4, Natural Vegetation and Wildlife Resources. In this chapter, students, you will learn about the various types of natural vegetation, forests, grasslands and shrubs, the characteristics of different natural vegetation and how they are distributed, about the types of wildlife found in the different vegetation zones, about conservation of forests and wildlife. Resources are of two kinds, biotic and abiotic. Biotic resources include the living world, while the non-living world makes up the abiotic resources. In this chapter, we will study about the biosphere as a resource. यानी कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो नेचुरल रिसोर्सेज था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि लिविंग वर्ल्ड से बनते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सब के सब बायोटिक रिसोर्सेज हैं. वाइल द नॉन लिविंग वर्ल्ड मेक्स अप द एबायोटिक रिसोर्सेज. जितने भी नॉन लिविंग सब्सटेंसेज हैं, चाहे वो सनलाइट है, एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, ये सब एबायोटिक रिसोर्सेज हैं. It is in the biosphere of the earth that all the living organisms exist. There are about 3 lakh species of plants, while the animal species number about 10 lakhs. So students, आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो अर्थ है उस एटमॉस्फेयर के कई लेयर्स में डिवाइडेड है, और जहाँ पे लिविंग बींग्स रहते हैं उसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं. बायो मतलब ही लिविंग होता है. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे, सब के सब क्या फॉर्म करते हैं अर्थ का बायोस्फीयर. इसमें प्लांट्स के ऑलमोस्ट 3 लाख स्पीशीज़ हैं और एनिमल्स के 10 लाख टाइप ऑफ स्पीशीज़ मिलते हैं. Climatic conditions, type of soil and relief features are the main factors that determine the type of natural vegetation and wildlife that exists in different parts of the world. यानी किसी भी रीजन का पर्टिकुलर क्लाइमेट क्या है, टाइप ऑफ सॉयल क्या है, और रिलीफ फीचर्स मतलब लैंडस्केप क्या क्या है, लैंडस्केप में उस रीजन में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, यही वो मेन फैक्टर्स हैं जो कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो कि उस पार्ट में एग्जिस्ट करेगा ये डिसाइड करेंगे. जैसे कि पोलर रीजन्स होगा तो वहाँ पे कैसे प्लांट्स होंगे, कैसे एनिमल्स होंगे. अगर ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, डेसिडुअस है, कॉनिफेरस है, तो वहाँ कैसे एनिमल्स रहेंगे, कैसे प्लांट्स रहेंगे. ये डिटरमाइन कौन करता है, उस एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉयल का टाइप और लैंडस्केप एंड अदर फीचर्स. द प्लांट्स एंड एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर नेचुरल हैबिटेट. यानी कि जो भी प्लांट्स होंगे, जहाँ पे भी जिस भी रीजन में वो ग्रो करते होंगे, या एनिमल्स, वो उस रीजन के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं. जैसे डेजर्ट्स में जो प्लांट एंड एनिमल्स रहते हैं उनकी हैबिट होती है कि वो कम पानी में सर्वाइव करते हैं, ठीक है, तो वो उसी हिसाब से, या पोलर रीजन के हैं तो वो आइस के एनवायरनमेंट में अडेप्टेड होते हैं. तो अगर आप इन सब एनिमल्स का या प्लांट्स का एनवायरनमेंट चेंज करेंगे तो वो दूसरी जगह को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे. Natural vegetation. The natural vegetation of an area means the plants that grow naturally in that area. तो नेचुरल वेजिटेशन मतलब क्या होता है, जैसे किसी एरिया में कोई प्लांट जो नेचुरली ग्रो करे, ऐसा नहीं हो कि आपको कहीं से बाहर से ला के उसको वहाँ लगाना पड़े, वो उसी एरिया में ही ग्रो एंड डेवलप किया हो. Large parts of the world's vegetation, however, have been modified by human activities like deforestation, grazing and cultivation. फिर भी हम लोगों ने क्या किया है, बहुत से प्लांट्स का, बहुत से एनिमल का जो वेजिटेशन है उसको चेंज किया. यानी कि हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग जो जूस बनाते हैं या पार्क्स बनाते हैं तो उसमें हम लोग कई एक्जॉटिक स्पीशीज़ को ग्रो करते हैं, कई एनिमल्स के वाइल्ड लाइफ उससे उनको निकाल के उन रेस्ट्रिक्टेड जगहों पे रखते हैं. वो उनका नेचुरल वेजिटेशन नहीं, उनका नेचुरल वेजिटेशन, उनका नेचुरल जो हैबिटेट है वो फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं ये एनिमल्स या प्लांट्स. लेकिन हम लोगों की एक्टिविटीज़ की वजह से इनके जो नेचुरल हैबिटेट है उसके अंदर बहुत से चेंजेस आए हैं. जैसे कि हम लोग ने फॉरेस्ट कटिंग की है जिसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. जो एनिमल्स हैं हमारे वो फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं ग्रेज करके. इसके अलावा हम लोग फॉरेस्ट के लैंड्स को क्लियर करके उनको इरिगेशन और कल्टीवेशन के पर्पस से यूज़ करते हैं.
तो ये सब की वजह से जो वेजिटेशन है वर्ल्ड का, ओवरऑल ये वर्ल्ड की बात हो रही है, उसके अंदर बहुत से चेंजेस आए हैं। Thus, the term natural vegetation includes both type of plant, natural as well as modified. तो नेचुरल वेजिटेशन में अब क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया उसके डेफिनेशन में, यानी कि यहाँ पे किसी एरिया में नेचुरली ग्रो करने वाले भी प्लांट है, और वो जिनको कि आप कहीं बाहर से लाके इंट्रोड्यूस करते हो, उस जगह पे लाके ग्रो करते हो, जो मॉडिफाइड जो होते हैं वो भी नेचुरल वेजिटेशन का ही पार्ट है। Natural vegetation varies from region to region on the earth depending on the availability of sunlight and rainfall. तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी चीज़, कोई भी सॉइल का टाइप, कोई भी क्लाइमेट जो है वो अर्थ पे एक बराबर नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ वेरिएशन है। तो नेचुरल वेजिटेशन भी जो है वो प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन जो है वो, यहाँ पे 1-2 किलोमीटर और 10-20 किलोमीटर का अंतर नहीं है। यहाँ पे जैसे कॉन्टिनेंट्स है, जैसे यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, एशियन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे इतना डिफरेंस होना चाहिए रीजन्स में, क्लाइमेट के हिसाब से, और सनलाइट कहीं पे कैसे अवेलेबल है, कहीं पे रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये जो फैक्टर्स हैं ये इस नेचुरल वेजिटेशन के अंदर वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। प्लांट्स ऑकर इन डिस्टिंक्ट ग्रुप्स इन एरियाज हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, तो एक किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के प्लांट जहाँ पे एक जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन होगा वो वहाँ पे ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे वैसे ही ग्रो करने वाले प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। A region with naturally occurring flora and fauna that have adapted themselves to their environment forms a biome. यानी कि फ्लोरा क्या होता है, जितने भी फ्लावर के स्पीशीज़ होते हैं, और फौना मतलब जितने भी एनिमल के स्पीशीज़ हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर रीजन जो है जहाँ पे वहाँ पे नेचुरली ग्रो करने वाले फ्लावर या एनिमल्स जो वहाँ पे उस एनवायरनमेंट को अपने आप को अडेप्ट करके ग्रो करते हैं, वो इन्वायरमेंट के अंदर, वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर क्या बनाते हैं, बायोम। ईच बायोम इज डिफरेंट विथ इट्स पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो अलग अलग अर्थ के अलग अलग पार्ट पे वेजिटेशन अलग होगा, क्लाइमेट अलग होगा, फिजिकल फीचर्स अलग होंगे, वाइल्ड लाइफ अलग होगा। ज़रूरी नहीं कि जो एक एनिमल किसी पर्टिकुलर वेजिटेशन में मिलता हो वो दूसरे भी वेजिटेशन में मिले। तो ये वेरिएशन होने की वजह से अलग अलग रीजन के जो बायोम भी होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द अर्थ में बी ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासेस एंड श्रब्स। तो जो मेजॉरिटी, तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासेस होते हैं, ये श्रब्स होते हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और इन्हीं के ग्रुप के ऊपर ये वेजिटेशन को डिवाइड किया जाता है। देयर डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द वर्ल्ड इज़ गवर्न मेनली बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। तो किसी भी अर्थ के पर्टिकुलर जगह पे वहाँ पे फॉरेस्ट मिलेगा, कि ग्रासलैंड्स मिलेंगे, कि श्रब्स ग्रो करेंगे, ये होता है कि वहाँ पे कितनी मॉइस्चर है सॉइल के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर। Forests are found in humid climates, grasses are found in regions of moderate rainfall and shrubs grow in dry regions. यानी फॉरेस्ट वहाँ आपको मिलेंगे जहाँ की क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है, यानी कि जहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है वो इवोपोरेशन से ज़्यादा होता हो, या फिर ग्रासेस उसमें उस एरियाज़ में आपको मिलेंगे, उस रीजन्स में आपको मिलेंगे जहाँ पे रेनफॉल जो हो मॉडरेट हो, ना बहुत ज़्यादा हाई हो ना बहुत ज़्यादा लो हो। श्रब्स यानी कि जो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, अपने हर्ब, श्रब्स, ट्रीज़, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में। तो श्रब्स मतलब क्या होता है, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो आपको उस रीजन्स में मिलते हैं जो बिल्कुल ड्राई होता है, जैसे डेजर्ट या ऐसे एरियाज़ को कह सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट। Forests can be classified into two main types, evergreen and deciduous. First is evergreen forest. These forests are so named as there is no particular season for trees to shed all their leaves. तो फॉरेस्ट को आप लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरे होते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट को एवरग्रीन नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे उनका कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं होता है। कि आपने जैसे देखा होगा कि बहुत से ट्रीज़ जो है वो स्प्रिंग सीज़न में अपने सारे लीव्स जो है वो शेड कर देते हैं, और उसके बाद जब स्प्रिंग
के पहले वो शेड कर देते हैं और स्प्रिंग सीजन आने के बाद उनमें नए नए लीव्स आते हैं, ठीक है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ के ट्रीज़ का कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं होता लीव्स को शेड करने का। शेड मतलब पेड़ से पत्तियाँ जो गिर जाती हैं, इसीलिए ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये पूरे साल भर बिल्कुल हरे भरे दिखाई देते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स: ट्रॉपिकल, टेम्परेट, मेडिटेरेनियन एंड कॉनिफेरस। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट भी 4 तरीके के होते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो सकता है, टेम्परेट एवरग्रीन, मेडिटेरेनियन एंड कॉनिफेरस। तो ये फिगर में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विद डेंस वेजिटेशन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपको दिख रहा होगा। Next type is deciduous forest. In these forests, most of the trees shed their leaves at a particular time of the year, usually during the dry season. तो deciduous forest के trees में क्या होते हैं, जो ड्राई सीजन होता है यानी जो समर का टाइम होता है, वहाँ पे इनके पेड़ों से सारी पत्तियाँ जो है वो झड़ जाती हैं। दिस इज डन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स बाय। तो ये जो आप लोग ने ट्रांसपीरेशन का फेनोमेना पढ़ा होगा कि वाटर बॉडीज से इवोपरेशन के थ्रू और प्लांट्स से ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस होता है और ये जो स्काई में जाके ये कंडेंस होता है जिससे वाटर साइकिल रन करती है। सो आई होप ट्रांसपीरेशन की जो डेफिनेशन है वो क्लियर है। ट्रांसपीरेशन मतलब क्या होता है, वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। Deciduous forest can be divided into 2 groups: tropical and temperate. तो deciduous forest भी 2 तरीके के होते हैं, एक tropical deciduous और एक temperate deciduous। नेक्स्ट जो वेजिटेशन है वो है ग्रासलैंड्स का। ग्रासलैंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स: ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो आप लोग ग्रासलैंड्स को भी 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक ट्रॉपिकल, दूसरा टेम्परेट। तो यहाँ पे दिख रहा है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड विद टॉल ग्रासेस विद स्कैटर्ड ट्रीज। तो ट्रॉपिकल में क्या होता है, आपको घास जो है वो थोड़ी लंबी दिखेगी, ट्रीज़ जो है वो कहीं कहीं आपको दिखेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ आपको नहीं दिखते हैं। अकेशिया इज़ अ कॉमन स्पीशीज़ ऑफ डेजर्ट वेजिटेशन। अकेशिया बबूल के पेड़ को कहते हैं और बबूल जो है वो ज़्यादातर डेजर्ट में ही मिलता है। Did you know in India joint forest management involves local communities working hand in hand with government agencies to manage and restore degraded forests? It was formally launched in 1988 in the state of Odisha. तो इंडिया के अंदर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि फॉरेस्ट के आसपास भी कुछ लोग रहते हैं, चाहे वो ट्राइबल्स हो, मोस्टली वो ट्राइबल्स ही होते हैं जो आदिवासी जनजाति के लोग होते हैं। तो इनकी जो कम्युनिटीज़ होती हैं ये गवर्नमेंट एजेंसी के साथ हाथ में हाथ मिला के ये जो फॉरेस्ट जो है वो ख़राब हो चुके हैं, डिग्रेड हो चुके हैं, इनको वापस से बसाने का वो लोग काम करते हैं। और फॉर्मली ये लॉन्च हुआ था 1988 में इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, जिसको पहले हम लोग उड़ीसा के नाम से जानते थे। The World Wide Fund for Nature (WWF) is an international non-governmental organization founded on 29 April 1961. Its motto is building a future in which people and nature thrive. It works for the preservation of wildlife and the reduction of human interference on the natural environment. तो WWF एक संस्था है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये इस संस्था का जो गठन था वो 29 अप्रैल 1961 को हुआ था और इसका मोटो यानी इसका उद्देश्य क्या है कि हम एक ऐसा भविष्य बनाएं जहाँ पे लोग और प्रकृति एक साथ सरवाइव कर सकें, ठीक है। तो ये किसके लिए काम करती है, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करके रखने के लिए, और दूसरा कि जो ह्यूमंस का जो एक इंटरफेरेंस है प्रकृति के अंदर, प्राकृतिक एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे फॉरेस्ट के अंदर या अदर चीज़ों के अंदर, उसको हम लोग कम कर सकें। वाइल्ड लाइफ रिफर्स टू द वेरियस स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स विच लिव इन अ नेचुरल हैबिटेट। तो अभी हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन पढ़ा, किसी भी नेचर में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं नेचुरली किसी एरिया में। तो वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रहती है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर इंटरलिंक्ड। तो
किसी भी रीजन का पर्टिकुलर जो वहाँ पे प्लांट ग्रो करता हो और जो एनिमल वहाँ पे ग्रो करता हो, ये दोनों ही क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है। यानी प्लांट्स और एनिमल्स की जो ग्रोथ है वो इंटरलिंक्ड है, ठीक है। द फॉर्मर प्रोवाइड्स अ नेचुरल हैबिटेट टू द लेटर। तो फॉर्मर मतलब क्या है, जो नेचुरल वेजिटेशन है यानी प्लांट्स, ट्रीज, हर्ब, शब्स, ये सब क्या करते हैं, ये सब जो एनिमल स्पीशीज हैं इनको एक नेचुरल हैबिटेट, एक प्राकृतिक वातावरण देते हैं, ठीक है। बोथ आर एसेंशियल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ एन एरिया। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं किसी भी एरिया का इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ प्लांट्स ही इकोलॉजी बनाते हैं या सिर्फ एनिमल्स ही बनाते हैं, नहीं, दोनों मिल के बनाते हैं। और बैलेंस होने के लिए, जैसे हम लोग तराजू देखते हैं ना, तो तराजू में वेट एक तरफ रखते हैं, दूसरे में उसको बैलेंस करते हैं। तो प्लांट और एनिमल्स ऐसे ही हैं, कोई एक कम या ज़्यादा होगा तो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन एन एरिया डिटर्मिन्स द टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ अवेलेबल देयर। तो प्लांट्स के स्पीशीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का एनिमल वहाँ पे ग्रो करेगा। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट विल दस रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ टू। तो अगर आप पेड़ को काटेंगे, जंगल को साफ करेंगे, तो इससे वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। Let us now learn about the variety of wildlife that is found in the different continents। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्टिनेंट्स डिस्कस करेंगे, यानी जैसे एशिया का कॉन्टिनेंट हुआ, अफ्रीका का हो गया, यूरोपियन कॉन्टिनेंट हो गया, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से जो वाइल्ड लाइफ कैसे वेरी करता है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन मतलब क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिनको कि हम लोग रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, या सिल्वा एरियाज। कहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे? इक्वेटोरियल रीजन यानी कि आपको पता होगा कि हमारे अर्थ को इक्वेटर जो है वो 2 भागों में बांटता है। तो वो रीजन्स जो कि इक्वेटर के बिल्कुल पास होते हैं उनको इक्वेटोरियल रीजन्स कहते हैं। और दूसरा चीज़, जो रीजन्स इक्वेटर के पास होते हैं वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है। अमेज़न एंड ओरिनोको बेसिन्स इन साउथ अमेरिका, कॉन्गो बेसिन इन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, ठीक है। इतनी जगह पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो कि ब्राज़ील में है, अभी हाल में आपने सुना होगा वहाँ के जंगलों में आग लग गई थी, जिससे कि अमेजॉन फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। और अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर लंग्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, इसमें वो हेल्प करते हैं। इसी तरह अमेज़न रेन फॉरेस्ट को भी अर्थ का लंग कहा गया है, और इसके फायर के बाद डिस्ट्रक्शन होने की वजह से बहुत ज़्यादा अर्थ के ऊपर इस चीज़ का असर पड़ा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? डेंस वेजिटेशन, टॉल ट्रीज विथ हार्ड वुड एंड ब्रॉड लीव्स, कैनोपी एट द टॉप प्रिवेंट सनलाइट, डार्क एंड डैम्प, थिक अंडरग्रोथ। डेंस वेजिटेशन है, यानी कि जो ट्रीज होंगे लंबे लंबे घने घने पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सटे हुए होते हैं, मतलब आपको एकदम घना दिखेगा, आपको खाली जगह नहीं दिखेगी पेड़ों के बीच में। लकड़ियाँ कैसी होती हैं? कड़ी होती हैं। पत्ते जो है वो चौड़े होते हैं। कैनोपी दिखेगी आपको। कैनोपी मतलब आपने जैसे ट्रीज़ का एकदम टॉप वाला पार्ट देखा होगा, उसको कैनोपी कहते हैं। तो इतने ज़्यादा ये लोग जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं ये इतना ज़्यादा घने होते हैं कि जो सनलाइट है वो नीचे तक आ नहीं पाती, इसीलिए नीचे जो है वो बिल्कुल अंधेरा होता है, बिल्कुल दलदल सा बना देते हैं, ठीक है। और थिक अंडर ग्रोथ होती है, बहुत ही इनके जो मोटाई एक तरह से कह सकते हैं पेड़ों की अच्छी होती है, ग्रोथ अच्छी होती है। एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना, लार्ज वेराइटी फाउंड टुगेदर इन स्मॉल एरिया मेकिंग कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो इतने वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज़ आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये क्या होता है, वेराइटी ज़्यादा होती है, नंबर इनके कम होते हैं, जिससे कि इनका कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन मुश्किल हो जाता है।
monkeys, apes, iguanas, pumas, jaguars, hippopotamuses, crocodiles, alligators, huge snakes, colorful birds and insects. वाइल्ड लाइफ में आपको इतनी वेराइटीज़ जो है वो दिख जाएंगी. So that will be all for today. In the next video, we will discuss the remaining topic of the chapter. Till then, stay home, stay safe, and thank you for watching the video.